lecture. In this lecture, we'll study Unit 5. This is the last lecture of Financial and Cost Accounting subject. In the previous lecture, we have studied about the cash flow. In Unit 4, about the cash flow and fund flow techniques. Like we have discussed the introduction, how to prepare them, and the major difference between them. In this lecture, uh, Unit 5, we'll discuss about the costing system. कॉस्टिंग सिस्टम है तो बहुत आसान सा टॉपिक, इसे समझना भी मतलब कॉस्टिंग सिस्टम को समझना ये समझना है कि किसी भी बिजनेस में हम कॉस्ट जब भी डिसाइड करते हैं कि किसी चीज़ का कॉस्ट होगा तो वो किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं जिसके थ्रू हम कॉस्ट को जस्टिफाई कर सकें। सो इस केस में हम पढ़ेंगे बहुत सारे फैक्टर्स से। पहले तो कॉस्ट के बिहेवियर, एलिमेंट्स कॉस्ट में क्या क्या होते हैं, एलोकेशन, ओवरहेड एलोकेशन, ओएच मींस ओवरहेड एलोकेशन, यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, जॉब कॉस्टिंग क्या होती है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस क्या होता है, बजट्स क्या होते हैं, एबीएस एनालिसिस क्या होता है, ये सब चीज हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। सो हैव पेशेंस, सिट इन योर काउच एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमारा है कि कॉस्टिंग सिस्टम बेसिकली होता क्या है। तो कॉस्टिंग सिस्टम इज डिजाइन टू मॉनिटर द कॉस्ट। बेसिकली जो भी कॉस्ट है इन द बिजनेस, जो भी बिजनेस में हमारे पास कॉस्ट लग रहा है हमारे पास, उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए कि हम कितना कॉस्ट अपने बिजनेस में लगाए, कहाँ पर कॉस्ट लगाए, कहाँ पर हमारा कॉस्ट जा रहा है, ये सारी चीज जो ये सब चीज है, ये अकाउंटेबिलिटी में हेल्प करती है, कॉस्ट अकाउंटेबिलिटी, उसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। सो कॉस्ट में कितने एलिमेंट्स है पहले तो ये देखते हैं। सो कॉस्ट में हमारे पास मेजरली तीन एलिमेंट होते हैं। पहला इज मटेरियल एलिमेंट, मटेरियल कॉस्ट, सेकंड इज लेबर कॉस्ट और वेजेस, थर्ड इज एक्सपेंसेस। these are the three elements that helps to accurately calculate cost. One by one सबके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट इज मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट इज लाइक are of two types basically, direct material cost और indirect material cost. So if अगर हम material पे जो costing खर्च कर रहे हैं, अगर वो raw materials हो गए, एग्जांपल होगा यहाँ पर, like it includes the cost of material directly identifiable with the one allocated to cost centers or cost unit. For example, the cost of wood like is used in furniture manufacturing. यही बात बोल रहा था कि जो जैसे फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग का अपना बिजनेस है, उसमें जो कॉस्ट ऑफ वुड होगा वो अपना रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया। तो इस टाइप के जो कॉस्ट होंगे जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, फर्नीचर बिना वुड का नहीं बन सकता, तो फर्नीचर में वुड डायरेक्टली डिपेंडेंट है, तो दिस इज डायरेक्टली मटेरियल कॉस्ट। पर ऐसे भी कॉस्ट होते हैं जिसमें जो भी हम बेसिकली जो कॉस्ट है वो डायरेक्टली डिपेंडेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, these materials cannot be directly traced to the product, but it can be used among the cost centers or units, like they are distributed equally, like in the sense आप कैसे बोल सकते हो, ऐसी ऐसी कोई बिजनेस सोचो जिसमें कि जो भी कॉस्ट हो मटेरियल का वो इनडायरेक्ट हो। फॉर एग्जांपल के तौर पर एक बिजनेस हो सकती है, आई थिंक सो, लेट्स सपोज अ टैक्सी बिजनेस। एक टैक्सी बिजनेस में कॉस्टिंग कहाँ जा सकती है, डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग जाएगी इसकी पेट्रोल पे, पेट्रोल जो खर्च हो रहा है, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रिक टैक्सी है तो फिर चार्जिंग पे, चार्जिंग चार्जिंग पे, ओके। अगर मैं मटेरियल कॉस्ट की बात करूँ तो चार्जिंग पे जाएगा या बैटरीज पे जाएगा। पर एक इनडायरेक्ट कॉस्ट उसके मेंटेनेंस पे भी जाता है। टैक्सी का मेंटेनेंस भी चाहिए ना, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया। सबके सब सारे जितने भी टैक्सी सबको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, तो मेंटेनेंस उसका इनडायरेक्ट कॉस्ट हो गया, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। तो नेक्स्ट थिंग इज मटेरियल कॉस्ट हमने पढ़ी, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। नेक्स्ट इज लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट भी दो तरह के होते हैं, इट इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। So direct labor cost, it refers to the labor cost directly allocated to the cost centers or units. It includes wages paid to convert raw materials into finished products and perform specific services. Okay,
तो जैसा लाइन से एकदम क्लियर है कि जो भी रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट करने में जो कॉस्टिंग आ रही है, या आप बोल सकते हो कि बेसिकली कन्वर्जन में टोटल वेजेस पेड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, दिस इज नॉट nothing else like direct labor cost. Okay, indirect labor cost में से क्या होगा? Indirect labor cost में क्या होगा? These labor costs cannot be directly allocated, but they are used. Apportion means होता है used among cost centers or units. Okay, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम फैक्ट्री मैनेजर है, हमारे पास मान लेते हैं कोई फैक्ट्री है, उसमें फैक्ट्री मैनेजर की पोस्ट में कोई इंसान है, तो उसे हम जो पे करते हैं उसकी जो सैलरी होती है, वो सैलरी हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गई। इसमें हमारा रॉ मटेरियल कहीं आ रहा है नहीं, इसमें हमारा रॉ मटेरियल कहीं नहीं आ रहा। हमने पहले डिस्कस किया था कि हमें फिनिश प्रोडक्ट चाहिए रॉ मटेरियल से, वो कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, जो हम हेल्प करें, जो कन्वर्ट कर सके रॉ मटेरियल टू फिनिश प्रोडक्ट। पर जो हम अगर हम फैक्ट्री मैनेजर को सैलरी पे कर रहे हैं, उसमें कहीं हमारा फिनिश प्रोडक्ट आ रहा नहीं, कहीं रॉ मटेरियल आ रहा नहीं, वो बस एक सर्विस, उसकी सर्विस के लिए हम उसको पे कर रहे हैं, उस सर्विस के लिए, उस काम के लिए, तो वो एक इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया। दिस इज द थिंग। So we have studied about the labor cost. The third is expenses. Expenses covers various costs incurred in business operations. They include both direct and indirect expenses. So like direct expenses or indirect expenses. हर चीज में आप देख रहे हो direct और indirect दोनों आ रहा है। This is the thing. So direct expenses, these are the directly attributed, like attributable to specific cost centers or units. Okay. Indirect expenses, these expenses cannot be directly allocated, but are portion or but are used among cost centers or units. Basically it's the same thing, जो भी इसमें था वही इसमें एक्सपेंसेस जो सीधे उस काम पे खर्च हो या स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर्स पे खर्च हो वो डायरेक्ट होता है, और वो जो इनडायरेक्टली उस पे खर्च हो लेकिन कॉस्ट सेंटर्स पे इनडायरेक्टली खर्च हो लेकिन यूज आए बिजनेस में, वो इनडायरेक्ट होता है। तो आई थिंक हमने सफिशिएंट डिस्कशन कर लिया है इस बारे में कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होते हैं और दोनों में फंडामेंटल कॉस्ट मॉडलिंग क्या है। तो हमने इसमें क्या क्या हमने एलिमेंट्स देख लिया है इसका, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कितने होते हैं, कॉस्टिंग सिस्टम हमने देख लिया होता क्या है। बेसिकली कंपनी में किसी भी कंपनी में कॉस्टिंग सिस्टम एक रोल प्ले करता है टू डिजाइन एंड मॉनिटर व्हाट द कॉस्ट इन द बिजनेस। ओके, next thing is first of all understanding these elements helps business accurately calculate cost and make pricing decisions and analyze financial performance. Okay, so next thing is customer behavior, like cost behavior is cost behavior क्या होता है? Costing behavior basically, costing behavior is like अगर आप how if you change the cost, costing behavior means refers to how cost change in relation to various factors such as activity level, production types, time period, and market conditions. Basically, कॉस्ट का बिहेवियर कि कॉस्ट कैसे चेंज होता है। अभी हमारे पास जो कॉस्टिंग है, लेट्स सपोज आप एक यूनिक प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपने डेवलप किया, ओके बहुत सही, तो इसका जो प्राइस आपने रखा वो रखा 20 रुपीज, अभी मान लेते हैं 20 रुपीज आपने रखा, पर कुछ टाइम बाद आप मार्केट में इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई, तो इसका रेट हो गया 40 रुपीज आपने कर दिया, या आगे जाके इसकी डिमांड बहुत मतलब अगर इसकी प्राइस अगर आपको कम करनी है तो आप 10 रुपीज भी कर सकते हो। ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है मार्केट पे, टाइम पीरियड पे, मार्केट कंडीशन पे, एक्टिविटी लेवल्स पे। जैसे पहले बिटकॉइन की कीमत बहुत कम थी, पर आज के डेट में बिटकॉइन की कीमत बहुत ज्यादा है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड कर रहा है मार्केट पे, टाइम पीरियड पे डिपेंड किया, फिर प्रोडक्ट का टाइप क्या है, फिर मार्केट कंडीशन वगैरह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब क्या है? ये कॉस्ट बिहेवियर है कि किसी भी प्रोडक्ट की का जो कॉस्ट का बिहेवियर है उसमें कितना चेंज आएगा। अगर आपको लगता है कि अभी जो आइटम जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका उसकी मतलब उसका कॉस्ट फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इट इज वेरी वेल बेटर टू नो अबाउट द कॉस्ट बिहेवियर of any product. Okay, so what's the importance क्या है इसका? Importance है understanding the cost behavior is crucial for cost allocation, कि उसमें अगर किसी को कॉस्ट एलोकेशन करना है किसी में तो उसका कॉस्ट बिहेवियर स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। इट हेल्प्स टू assign cost to different cost objects, example product services and department customers, and based on their impact के हिसाब से कॉस्टिंग करना जरूरी है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एलोकेशन।
Next topic is cost allocation. Okay, so cost allocation क्या होता है? The purpose of cost allocation is to assigning the cost to specific cost object when some costs are not directly attributable to the particular object. Basically indirect cost. हमने cost allocation में example indirect cost and occurred for various purposes are split and allocated to the multiple cost object. अगर हम एक ऑब्जेक्ट के लिए कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक कॉस्ट एलोकेशन इन्वॉल्व्स असाइनिंग कॉस्ट टू स्पेसिफिक कॉस्ट ऑब्जेक्ट व्हेन सम कॉस्ट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू पर्टिकुलर. अगर हम एक कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के लिए असाइन कर रहे हैं, लेट्स सपोज कॉस्ट C1 असाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, पर इस प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग प्रोडक्ट्स में. तो बेसिकली हम इसके लिए डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट एलोकेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली इन सब के लिए भी एलोकेशन कर रहे हैं. तो बेसिकली कॉस्ट एलोकेशन इज लाइक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट फॉर एनी अदर ऑब्जेक्ट और एनी सर्विसेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड कॉस्ट एलोकेशन. तो ये भी है कि इनडायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है. अगर हम एक प्रोडक्ट में कॉस्ट एलोकेट कर रहे हैं और क्या इस प्रोडक्ट के डिपेंडेंट हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट हो, तो उसका भी कॉस्ट इसके हिसाब से हो जाएगा. जैसे इसका कॉस्ट अगर 20 है तो इसमें इसका बनने वाला कॉस्ट 30 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 10 रुपीज अपना आइटम लग रहा है कुछ, और 20 रुपीज सही आइटम लग रहा है. तो इसका कॉस्ट इस पर डिपेंड करता है कि ये फर्स्ट वाला आइटम का कॉस्ट कितना है, उसके हिसाब से इसका कॉस्ट डिपेंड करेगा. अगर कल की डेट में इसका कॉस्ट 30 हो जाए तो इसका कॉस्ट 40 हो जाएगा. तो दिस इज द कॉस्ट एलोकेशन पॉलिसी. ये हमें सिखाते हैं कि कॉस्ट एलोकेशन कैसे डिपेंड करता है बिहेवियर. इसका बिहेवियर चेंज हो तो उसका बिहेवियर में भी चेंज आ गया. तो दिस इज कॉस्ट एलोकेशन. नेक्स्ट इज ओवरहेड एलोकेशन. इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है ओवरहेड में समझने का, कि दिस इज फॉर इनडायरेक्ट कॉस्टिंग, नथिंग एल्स. So definition says that overhead allocation involves distributing indirect cost like overhead across different cost objects such as products, services or departments. Like जो भी indirect cost होती है या कि जो overhead होता है across different cost object, these are counted on overhead allocation. Types of cost: direct cost, indirect cost. Basically वही पुरानी थी. क्या होती है direct cost? Indirect cost को हम overhead बोलते हैं, ठीक है. These costs cannot be calculated easily associated with a specific object. देखो, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें हम उसकी कॉस्टिंग दे रहे हैं, लेट्स सपोज 10 रुपीज की हम कॉस्टिंग दे रहे हैं, तो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट की प्राइस 10 रुपीज है, तो हमने इसको कॉस्टिंग दिया. पर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हमने कॉस्टिंग एलोकेट ही नहीं किया, फिर भी उसकी प्राइस 20 रुपीज है, तो हमें कैसे पता होगा इसकी 20 रुपीज कैसे हुई? हमें तो इसका पता है इससे 10 रुपीज होगी क्योंकि हमने अलॉट किया इसमें. दिस इज डायरेक्ट कॉस्टिंग. पर अभी इसका एलोकेशन 20 रुपीज हुआ, ये हमें नहीं पता कैसे हुआ. हमने हो सकता है किसी और प्रोडक्ट को अलॉट किया हो, पर वो प्रोडक्ट से मिलकर ये प्रोडक्ट बन गया. तो ये सब इनडायरेक्टली हो रहा है, तो हमें इसका आइडिया नहीं कैसे हुआ, पर ये इसका कॉस्ट जस्टिफाई हो गया, इसका कॉस्ट एलोकेटेड हो गया. दिस इज द थिंग. तो इसीलिए इनडायरेक्ट कॉस्टिंग में जो भी चीज होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्टिंग में जो भी कॉस्टिंग होता है उसे फाइंड करना डिफिकल्ट होता है. इजीली उसे हम इजीली फाइंड नहीं कर सकते, पर डायरेक्ट कॉस्टिंग में हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. दिस इज द मेन डिफरेंस. नेक्स्ट इज ओवरहेड एलोकेशन के बाद यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है. बेसिकली यूनिट कॉस्टिंग बहुत सिंपल है. यूनिट कॉस्टिंग कैलकुलेट्स द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. लाइक एप्लीकेशन यूजफुल फॉर प्राइसिंग डिसीजंस एंड इन्वेंटरी वैल्यूएशन के लिए. बहुत अगर हमारे पास इन्वेंटरी है बहुत सारे आइटम्स की, लेट्स सपोज टॉय शॉप की इन्वेंटरी होती है, तो यूनिट प्राइसिंग के हिसाब से यूनिट कॉस्टिंग हम डिसाइड करते हैं. जैसे शार्क टैंक में जाते हैं तो यूनिट कॉस्टिंग बताओ, तो यूनिट प्राइसिंग और डिस्कस करते हैं कि इतना इतना प्राइसिंग हमें, इतना कॉस्टिंग हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, इतने कॉस्टिंग हमारे कस्टमर रिटेंशन में आते हैं, इतना इतना परसेंट हमारा मार्केटिंग में जाता है. दिस इज यूनिट इकोनॉमिक्स. यूनिट इकोनॉमिक्स इज द सेम थिंग. यूनिट इकोनॉमिक्स भी एक पर्टिकुलर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के लिए या बेटर प्राइसिंग डिसीजंस हमें शो करता है कि अगर एक पर्सन के पास स्ट्रॉन्ग यूनिट इकोनॉमिक्स है या यूनिट कॉस्टिंग है, तो उसके प्राइसिंग डिसीजंस ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे और उसकी इन्वेंटरी वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. सो दिस इज सेम थिंग लाइक costing. Unit costing calculates cost per unit of a product or service. Next is process costing. Process costing is commonly used in contiguous production. Contiguous production, what is this? Like oil refining, chemical manufacturing. So allocation costs are allocated to each process on department based on the level of activity. Level of activity पे depend करता है costing, और process पे depend करता है. Basically oil refining के लिए, chemical manufacturing के लिए ये सब process use होते हैं. Next thing is
हमने ओवरहेड एलोकेशन पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ ली, जॉब कॉस्टिंग पढ़ते, जॉब कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग आ गया। मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है? बेसिकली जहां भी आपको ये वर्ड मार्जिनल दिखे तो समझ लो कि मार्जिनल कॉस्टिंग मींस समथिंग इज गोना चेंज, समथिंग गोना चेंज विद अ लिटिल बिट। थोड़ा सा, थोड़ा सा चेंज करने पे आपका इम्पैक्ट क्या होता है, ये होता है मार्जिनल वर्ड का मतलब। ऐसे याद रखो, जब भी कुछ भी मार्जिनल कीवर्ड आया आप में तो आप याद रखो थोड़ा सा चेंज करने पे इम्पैक्ट क्या आता है। अब इसे रिलेट कर दो इन सब चीजों से, कॉस्टिंग से, देखो कैसे सॉल्व होगा। Definition: marginal costing considered only variable cost like direct material, जो भी variable overhead होता है, as product cost। बेसिकली यही है कि वेरिएबल कॉस्ट है। अगर कॉस्ट हम थोड़ा सा भी हमने मान लो किसी आइटम का कॉस्ट बढ़ाया तो उस आइटम को लेके उसके मतलब उसका ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि उस बेसिक उस प्रोडक्ट का अगर हमने इसका कॉस्ट बढ़ाया थोड़ा सा, लेट्स सपोज हमने थोड़ा सा मैं इसको डीसी बोलता हूँ, डीसी कॉस्ट बढ़ाया, मतलब हल्का सा कॉस्ट बढ़ा है, तो उसमें उस प्रोडक्ट की डिमांड को लेके या उसके अकाउंटेबिलिटी को लेके क्या चेंज आएगा उसमें, तो द चेंज या द इम्पैक्ट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्टिंग। इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस है यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग और असेसिंग द कॉस्ट बिहेवियर, और फोकस करता है हेल्प टू एनालाइज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ब्रेक इवन पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया हमारा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल कॉस्टिंग एंड फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ये दो चीजें मिल जाएगी तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बन जाती है। क्या? वेरिएबल कॉस्टिंग जो कि था मार्जिनल कॉस्टिंग में, और ओवरहेड कॉस्ट। ओवरहेड कॉस्ट मींस जो ओवरहेड था ओएच कॉस्ट या ओए ओएच एलोकेशन, ये तो ओवरहेड कॉस्टिंग, ये दोनों चीज मिल जाती है तो फिर हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बनता है। तो इट इज एसेंशियल फॉर फाइनेंशियल एंड टैक्स रिपोर्टिंग। जब हम टैक्स रिपोर्ट करते हैं खुद का कि हमने कितना टैक्स भरना है, तो हम इन दो कॉस्टिंग का यूज करते हैं कि हम कहाँ से जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ओवरहेड कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग से जस्टिफाई कर रहे हैं। सो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हेल्प स्ट्रेटेजाइज अराउंड ओवरऑल कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट इज जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब ये होता है बेसिकली जॉब कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन द वर्क इज डूइंग इन अ यूनिक प्रोडक्ट, फॉर अ यूनिक प्रोडक्ट, और एक कस्टम फर्नीचर के लिए। जैसे एक फर्नीचर है जो कि सिंपल है, उसके लिए कॉस्ट कुछ और होगा, पर दूसरे फर्नीचर के लिए जो कस्टमाइज है, जो थोड़ा सा उसमें मतलब काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा मतलब क्या मतलब थोड़ा कॉस्टली है, उसके लिए कॉस्ट कुछ अलग होगा। तो ये कस्टम मेड था और ये जनरल सिंपल था। तो ऐसा थोड़ी है हर फर्नीचर की कॉस्ट सेम रहती है। फर्नीचर फर्नीचर डिपेंड करती है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में एक घर बन रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है, दोनों की कॉस्टिंग अलग अलग होगी। तो ये टोटली डिपेंड अपॉन जॉब कि कौन सा जॉब हो रहा है। So job costing is used for customized and unique products for services or services. ठीक है, allocation costs are aligned on to specific jobs and project based on their unique characteristics. Next, it's done. Job costing हो गया. Next is costing done. Next is cost volume profit analysis. Next is cost volume profit analysis. CPV analysis. So CPV analysis examines how the cost and volume, basically cost और volume profit, तीन words है इसमें, cost volume profit, रेफर कर दो उसको। So cost एग्जामिन करता है क्या? चेंजेस किसमें? कॉस्ट, वॉल्यूम, और उसका इम्पैक्ट कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है। दिस इज द थिंग, बहुत ही सिंपल है। आप समझो, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है, उसका कॉस्ट बदल दो, चलो उसको महंगा कर दो, लेट्स सपोज उसका वॉल्यूम बदल दो, चलो उसको महंगा भी कर दिए और वॉल्यूम भी ज्यादा क्रिएट कर दिए, तो उससे कंपनी का ऑपरेशनल प्रॉफिट में क्या चेंज आएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा। दिस इज नोन एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये आपको किसी एक चीज का याद दिला रहा होगा, अब बताओ किस चीज का। मैंने फिर बताया था मार्जिनल में, कहा गया मार्जिनल में मैंने बताया था थोड़ा सा कॉस्टिंग चेंज करने पे उसमें क्या इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दिस इज मार्जिनल कॉस्टिंग। तो देखो इसमें इट हेल्प्स टू डिटरमाइन ब्रेक इवन पॉइंट, यहाँ भी था मार्जिनल में था, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट।
तो यहाँ पर इट हैज टू डिटरमाइन द ब्रेक इवन पॉइंट कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना आ रहा है। तो दिस इज द थिंग कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या क्रिएट हो रहा है। दिस इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। सो एक्सेस प्रॉफिट मार्जिन एट डिफरेंट सेल्स लेवल। फॉर्मूला क्या होता है इसका? एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ब्रेक डाउन सेल्स वॉल्यूम इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन मार्जिन। तो आप लिख दोगे मतलब फिक्स्ड कॉस्ट, जो भी कॉस्ट फिक्स किया गया है, अपॉन जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है उसमें, उसको सा सर उसको डिवाइड करने पे उसको फॉर्मूला आ रहा है ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम का। नेक्स्ट इज importance of CVP analysis guides decision making by understanding the relationship between costs, sales, volume and profit. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट इज बजट। सो हमने सबको सबको पता होगा बजट क्या होता है। बेसिकली कुछ अलग नहीं है बजट में, वही जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बजट बेसिकली जो भी आइटम्स हमें अगर खरीदना है तो हमें कुछ बजट मिलता है ना उसमें। तो दिस इज द थिंग, डेफिनेशन क्या है? अ बजट इज एन एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक मंथ के लिए, एक ईयर के लिए, दैट हेल्प्स टू एलोकेट रिसोर्स एंड प्लान स्पेंडिंग। यानी कि जो हमें एक कॉस्टिंग का फ्यूचर में कितना खर्च करना है या कितना एक्सपेंसेस हमारे होने वाले हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो ये हमें बजट दिखाता है। सो बजट के थ्रू हम प्लान्स बना सकते हैं कि हमें कहाँ अपना इनकम को अपनी कॉस्टिंग में लाइक इन्वेस्ट करना है। So basically budget provide a spending plan based on income and expenses, allowing individual businesses and governments to manage the finances effectively. गवर्नमेंट के भी बजट निकलते हैं। नेक्स्ट इज टाइप, इसके टाइप्स भी होते हैं। स्टैटिक बजट्स जो कि फिक्स होते हैं, या फ्लेक्सिबल बजट्स या एडजस्टेबल। यानी कि वो बजट्स जो कि जो गिवन टाइम फ्रेम है, जैसे 1 मंथ है, 1 मंथ में फिक्स है कि अगर मुझे 1000 करोड़ हमारे मेरे पास बजट में है तो मेरे 1000 करोड़ ही मेरे पास रहेंगे। पर ये 1000 ना होकर 2000 हो गए अकॉर्डिंग टू काम अगर बढ़ गया तो ये फिक्स टेंजिबल बजट्स होते हैं। तो उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट्स। Next is ABC analysis. ABC analysis is activity based costing. So activity based costing क्या होता है? Categorizes inventory items based on their value and demand. तो जो भी इन्वेंट्री के आइटम्स होते हैं, जो भी इन्वेंट्री में आइटम्स होते हैं, उसे वैल्यू और डिमांड में बांटना, बेसिकली यही होता है। मतलब आपको समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री में हमारे पास मल्टीपल आइटम्स है। इन मल्टीपल आइटम्स में हम इसको पहले डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे? एक आइटम होगा हमारे पास जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, ए प्रायोरिटी। दूसरा आइटम हो सकता है हमारे पास जिसकी प्रायोरिटी थोड़ी सी कम होगी, उससे मॉडरेट प्रायोरिटी बी। और तीसरा होगा जिसकी लीस्ट प्रायोरिटी होगी, थ्री सी। तो इस तरह से हम एक्टिविटी के बेसिस में कि किसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है उसके हिसाब से हमने कॉस्टिंग में बांट दिया, इन्वेंट्री को ही बांट दिया। तो दिस इज एबीसी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये हमें क्या दिखाता है? जैसे मैंने बताया था आपको, एबीसी एनालिसिस कैटेगराइज इन्वेंट्री आइटम्स बेस्ड ऑन देयर डिमांड एंड वैल्यू। अगर जिसका डिमांड ज्यादा हो, अगर हाई प्रायोरिटी वही होगी जिसकी डिमांड ज्यादा है, तो वही सब आइटम्स हम रखेंगे अपनी इन्वेंट्री में। तो दिस इज ए मींस हाई प्रायोरिटी, बी इज मॉडरेट एंड इंपॉर्टेंट, एंड सी मींस लो लो इम्पैक्ट। बेसिकली आप समझ रहे हो ना कि अगर आपके पास एक इन्वेंट्री है तो ए जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो वही होगा जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, और जिसका डिमांड ज्यादा होगा उसी वही आइटम को ज्यादा रखेंगे हम ना। और जिसकी डिमांड कम होगी उसको कम रखेंगे। उससे क्या होगा, हमें हमारे पास जिसकी अगर डिमांड कम वाली चीजें की रहेगी तो भी हमारे पास उसकी कम यूनिट्स अवेलेबल है, और जिसकी डिमांड ज्यादा है उसके हमारे पास काफी यूनिट्स अवेलेबल है। तो हमारा प्रॉफिट एकदम से बढ़ जाएगा। और हमारे ये स्पेस यूटिलाइजेशन के लिए भी अच्छा है कि हम अपनी इन्वेंट्री में हमारे पास लिमिटेड स्पेस होता है। लिमिटेड स्पेस में हम ज्यादा 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 प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कर सके, ये हमें एबीसी एनालिसिस सिखाता है। दिस इज द थिंग। सो नेक्स्ट क्या है? एबीसी एनालिसिस के बाद हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस क्या है। एबीसी एनालिसिस ऑप्टिमाइजेस इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जैसे हमने आपको बताया स्पेस यूटिलाइजेशन, लाइक प्रायोरिटी, क्रिटिकल आइटम्स, एलोकेटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली, ये सब हमें एबीसी एनालिसिस सिखाता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं इसके। नेक्स्ट, note, what is note? Choose the right costing method depends upon the context and the purpose of cost analysis. Exactly. इतने सारे मेथड्स में आपको सब कुछ यूज नहीं करना है। आपका जो बिजनेस है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसके हिसाब से अपने हिसाब से आप कॉस्टिंग मेथड चुनो और उसको यूज करो। नेक्स्ट एक टॉपिक है जो एग्जाम्स में तो नहीं आते पर काफी इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि एग्जाम्स में मे भी पूछ सकते हैं क्योंकि ये क्लास डिस्कशन है। बेसिकली इसका मतलब ये है, ये
कि एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट इन सर्विस सेक्टर में क्या कॉस्ट मतलब एप्लीकेशन है। तो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे बात करने में कि सर्विस सेक्टर जो होता है उसमें बेसिकली कॉस्टिंग का क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है। सो बेसिकली सर्विस कॉस्टिंग, इसे हम नाम देते हैं कि सर्विस सेक्टर में कॉस्टिंग, तो सर्विस कॉस्टिंग बोल देते हैं। ओके, सर्विस कॉस्टिंग इज अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑन कॉस्टिंग अकाउंटिंग। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए एक स्पेसिफिक है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें एक सर्विस कॉस्टिंग एक छोटा सा क्या बोलूं मैं एट्रीब्यूट है जिससे हमें जो फोकस करता है, दैट फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द कॉस्ट प्रोवाइडिंग ऑन वेरियस सर्विसेज। क्योंकि ये सर्विस कॉस्टिंग है तो इसमें सर्विसेज पे कॉस्टिंग मिलेगी। हम अभी तक कॉस्टिंग की बात कर रहे थे, प्रोडक्ट की बात कर रहे थे, इसमें सर्विसेज पे कॉस्टिंग मिलेगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, सर्विस रादर देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया, इट इज यूज्ड बाय स्पेस ओरिएंटेड बिजनेसेस to calculate expenses associated with delivery systems to customers. तो definition क्या है, आप definition पढ़ लेना। like CIMA cost accounting for service functions, जो भी कैंटीन वो पर्सनल होते हैं। फिर सर्विस इज सर्विसिंग कॉस्टिंग इज आल्सो नोन एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो इसमें सर्विस सेक्टर के बारे में बात किया है कि सर्विस सेक्टर में कॉस्टिंग का क्या रोल होता है, इसके फीचर्स देख लेते हैं। ये बेसिकली ये दिखाया है कि सर्विस कॉस्टिंग होती क्या है, तो ये हमने अभी डिस्कस किया, जो भी वही इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स, जो सर्विस सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट होते हैं with operating cost and products do not have a physical form but satisfy customer needs and wants. एग्जाम्पल के तौर पर डॉक्टर, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको अपनी कंसल्टेंसी देता है, यानी कि आपको डायग्नोस करता है कि आपकी आपने क्या प्रॉब्लम है, क्या जरूरी नहीं आपको मेडिसिन दे, वो फिर फीस लेता है किस पे, अपनी सर्विस पे फीस लेता है। जरूरी नहीं है उसका एक फिजिकल फॉर्म भी हो। मेडिसिन का फीस, अगर वो मेडिसिन नहीं भी दे तो भी एक फीस चार्ज करता है। तो जरूरी नहीं है that it does not need to have a physical form, but it just satisfy the customer needs and want. Okay, so intangible product होता है, so collection of cost data, फिर unique standard service, less working capital, like cost per unit, internal, so these are the things, like ये features है सर्विस कॉस्टिंग की। सर्विस कॉस्टिंग एक नया कॉन्सेप्ट है सर्विस सेक्टर में कॉस्टिंग। तो दिस आई थिंक बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इंश्योर फेयर प्राइस ऑफ सर्विस, to help control fixed and variable cost, provide insights on profitability, resource allocation. So in summary हम बात करते हैं, इन summary हम क्या सीखे इससे, इन summary हम ये सीखे कि service costing plays a crucial role in understanding the cost, optimizing operation and ensuring profitability in the service sector. Okay, चांसेस मेरे को हो सकता है ये एग्जाम में पूछ ले, अगर कुछ यूनिक सा पूछना चाह रहे हैं तो, नहीं तो इसके चांसेस वैसे कम है आने के। So this is the thing, हमने all units डिस्कस कर लिए, हमने यूनिट 5 डिस्कस कर लिया, सारे यूनिट्स हमने कवर कर लिए इसमें। So this unit is done, this subject is done. तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और कोई और चैप्टर चाहिए, कोई और सब्जेक्ट चाहिए आपको, उसकी वीडियोस चाहिए, उसके नोट्स चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर